साथियों नमस्कार। अर्थ की पाठशाला के एक नए लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, वर्ल्ड लेवल पे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो कर रही है, वो कौन कौन एरियाज से जहां पे इंडियन इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। इन चीज़ों को देखते हुए हम इस वीडियो की दूसरी क्लास जो भारतीय अर्थव्यवस्था की करंट पोजीशन को लेकर के ये है, इस दूसरी क्लास में हम बात करेंगे पिछली क्लास के आगे। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी सिचुएशन क्या है, 2047 में इंडियन इकोनॉमी कहां जाएगी, इंडिया ने क्या क्या टारगेट्स रखे हैं, इंडिया के शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं, इंडिया के लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं, इनको लेके हम बात कर रहे थे एक चीज को लेकर के। तो हमने बात की थी बिजनेस रिफॉर्म तक, जिसमें हमने बात की थी कि भाई क्या क्या चीज हम रिफॉर्म कर रहे हैं, अमृतकाल के लिए विजन हमारा क्या है, इसकी हमने बात की थी। फिर हमने बात किया कि भाई बिजनेस रिफॉर्म में न्यू कॉर्पोरेट टैक्सेस का जो रिजीम है उसको लेके हमने बात किया था। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो एक सप्लाई साइड रिफॉर्म है उसको लेके हमने बात किया था। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस की बात हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बात जो बात हुई है वो ये है इसमें इंडियन इकोनॉमी को लेके, वो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 79th पोजीशन जंप रैंक ओवर 5 years। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक ऐसी इंडेक्स होती है कि किसी भी व्यापारी को, बिजनेसमैन को बिजनेस करने में कितनी ईजीनेस, कितनी सफलता मिल रही है, कितना सरकार सहायता कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक बिजनेसमैन की तरह सोच के देखिए, एक बिजनेसमैन को क्या क्या चाहिए? उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा चाहिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस के मतलब क्या है? अपने कागजों को पारित कराने के लिए, पास कराने के लिए उसे विंडो टू विंडो दौड़ना ना पड़े, एक जगह हो जाए। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाए, उसकी जो जितने भी फाइल्स हैं वो क्लियरेंस आसानी से हो सके, एक जगह उसे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना के लाभ मिल जाए। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस की इजीनेस है जो गवर्नमेंट उपलब्ध करा देती है, वहां निवेश बढ़ता है। तो पिछले 5 सालों में हमने 79 पोजीशन जंप किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, एंड वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है। तो यहां एक और सवाल आपका बन सकता है कि ग्लोबल लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि टॉप 3 इंप्रूवर्स लिस्ट में कॉन्सिक्यूटिवली 3 सालों तक जो 5 बड़ी इकोनॉमीज में है उसमें इंडिया शामिल है, ठीक है। और इस चीज को लेकर के लगभग 39,000 कंप्लेंट्स को क्या किया गया है? इंप्रूव किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बेहतर हो सके। तो कुल मिलाजुला के जो सिचुएशन चाइना की थी 70s के डिकेड में कि बिजनेस के लिए जो एक माहौल होना चाहिए वो बहुत आसानी से दिया जाए, चाइना में आप देखिए सरप्राइज होंगे जाके कि अमेरिका के बिजनेसमैन चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को अमेरिका या दुनिया के दूसरे देशों में बेचते हैं। भारत के बहुत से लोग अपना बिजनेस सेटअप चाइना में करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचते हैं। तो चाइना में इतना बिजनेस क्यों लगता है? क्योंकि वहां माहौल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिचुएशन बहुत आसान किया है। और मैं आपको बताऊं इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 2nd रैंक पे है और यूपी में भी एक माहौल दिया गया है बिजनेसमैन को कि आप यहां आकर के अपने बिजनेस सेटअप को कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम फुलफिल करेंगे एज अ गवर्नमेंट, आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे अच्छी चीज जो रिलेटेड देनी होती है, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। इसलिए इन्वेस्टर्स सबमिट यहां होते हैं और यहां बिजनेस बहुत लग रहे हैं। तो ओवरऑल कंट्री एंड एज वेल एज यूपी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर काम कर रहे हैं। आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आपको समझ में आया होगा और गवर्नमेंट इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे बहुत मेहनत दे रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक सिस्टम है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, अप्रूवल्स, सेंटर एंड स्टेट्स।
ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे एक सिंगल विंडो। सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स को जगह जगह दौड़ना ना पड़े, एक चीज जो है वो चीज उसको वहीं मिल जाए। जैसे मान लीजिए आप खुद को एक बिजनेसमैन की तरह सोच के देखिए, अगर आपको फाइल लेके इस ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर, तीसरे ऑफिसर, चौथे ऑफिसर के पास दौड़ना पड़े तो आपका मन बिजनेस करने का नहीं करेगा। और आपकी स्थिति देख करके आपके पीछे हजारों लोग ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उद्यमशीलता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ पाएंगे। इस स्थिति में क्या है, बड़े लेवल पे देश के अंदर बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग का माहौल नहीं बन पाता है। भारत के साथ यही समस्या रही है, क्योंकि इसने आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जब समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें सरकार का बाजार के ऊपर भयंकर रूप से नियंत्रण था, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, भारत सरकार में लाइसेंस परमिट राज आपने सुना होगा, या रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही शुरुआत हुई। यानी ब्यूरोक्रेट्स को पावर मिल गया कि वो किसी भी फाइल को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, उसे रोक के रखे, जिसके कारण क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्रूवल मिलने में समस्या हुई। तो अब भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए उसने नेशनल लेवल पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया था, जो कि ईज ऑफ डूइंग का एक पार्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है। इसको लेकर के नेशनल लेवल पे सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा शुरू की गई। और क्या किया गया है देखिए, एक बात की गई है बिजनेस रिफॉर्म के तहत ही क्या किया है, पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, GIS based technology platform to improve multi-modal connectivity and logistics efficiency, ensure seamless movement of goods and services। पीएम गति शक्ति एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। अगर आपको किसी भी देश में, ध्यान रखिएगा, अगर बदलाव करना है, बड़े स्तर पे बदलाव करना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत आसानी से कहां जा सके, जहां उसका गंतव्य स्थान हो, हम कह सकते हैं पोर्ट, या जहां कंज्यूमर हो। कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता है। उसकी समस्याएं क्या आती हैं, वो प्रोडक्ट अगर बहुत दिन चलने वाला नहीं है तो सड़ जाता है, फिर उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, या टाइम से वो पहुंच नहीं पाता है। तो पहला काम तो उत्पादन पे करना है, दूसरा काम जो बड़ा काम है वो काम ये करना है गति शक्ति, यानी क्या कि आपको बहुत तेजी से उस चीज को पहुंचाना है। और पीएम गति शक्ति से ही रिलेटेड एक और काम चल रहा है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, रसद इसको हिंदी में कहते हैं। तो एक पॉलिसी लाई गई, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, कि यानी कोई चीज जहां उत्पादित हो रही है यानी प्रोडक्शन प्लेस, और जहां कंज्यूम होना है यानी कंजम्पशन प्लेस के बीच में आसानी से उस चीज को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके, इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। तो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी, जीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन क्या है, इस लॉजिस्टिक्स में चला जाता है। एंड टॉप टू बी इन 25 कंट्रीज फॉर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है। इस पॉलिसी का कहना क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप समझ लीजिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की एक खास बात क्या है कि उन 25 कंट्रियों में आना है जो जीडीपी कॉस्ट को बहुत कम कर चुके हैं लॉजिस्टिक को लेकर के, और 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 में हमें इंडिया को क्या करना है, पहुंचना है। और इस लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने के लिए सरकार कॉरिडोर्स बना रही है। रिंग रोड का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक शहर है, इसके बाहर बाहर एक रोड बनाई जाती है जिसे रिंग रोड कहते हैं। अगर मैं बात करूं आप लखनऊ की, तो यहाँ पे किसान पथ एक नए रिंग रोड का बहुत अच्छा उदाहरण है कि ट्रक आई, बाहर बार यहां से कटा, फिर बाहर, फिर शहर के अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर क्या हो जाता है, ट्रकों के आने से जाम लग जाता है। इसलिए रात में 9 बजे के बाद ही अलाउ किया जाता है कि ट्रक के अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आते हैं। तो इस लिहाज से क्या किया जाता है, नेशनल
लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई। दूसरा फिर क्या किया गया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड वाया ई कॉमर्स बाई कनेक्टिंग विथ अदर सोल्यूशन पार्टनर्स। यानी डिजिटली बहुत तेजी से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल यूटिलाइजेशन इकोनॉमी को लेके आना है। इसी लिहाज के साथ क्या किया गया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स शुरू किया गया है। डिजिटल चीजों को और बढ़ाते हुए ई रूपीज की शुरुआत की गई। फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड लास्ट ईयर, ई रूपीज। ई रूपीज क्या है? ई रूपीज आप कह सकते हैं एक डिजिटल रुपया है, और खास बात यह है कि ये एक लीगल टेंडर है। ध्यान रखिएगा, ई रूपी जो है लीगल टेंडर है। आपके पेटीएम वॉलेट में जो आपका पैसा रखा हुआ है वो भी एक एग्जाम्पल है डिजिटल करेंसी का, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि सर लीगल टेंडर क्या होता है? दरअसल बच्चों, लीगल टेंडर ये होता है कि लीगल टेंडर इज अ काइंड ऑफ करेंसी विच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, जो उस देश की सरकार के द्वारा पूर्णतः चलाया जाता हो, एंड विच इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, जिसे हर एक को स्वीकार करना होता है। एंड इफ समवन इज डिनाइंग टू एक्सेप्ट इट, इट वुड बी पनिशेबल ऑफेंस। और अगर कोई इसे मना करता है स्वीकार करने से, तो उसे दंडनीय अपराध होगा। यानी ई रूपी एक डिजिटल करेंसी के साथ साथ ऐसी करेंसी है, लीगल करेंसी है, और ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत रखा जाता है। और सरकार ने इसको शुरू किया है कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या किसी और चीज में करना है, उसी के तर्ज पे आप ई रूपीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये आपके डिजिटल वॉलेट में पड़ा रहेगा, इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा आपके पेटीएम वॉलेट में रखा पैसा अगर गायब हो गया कहीं से, तो इसके लिए आप आरबीआई के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ई रूपीज गायब हो गया या आपके वॉलेट से खत्म हो गया, तो ये डिजिटल करेंसी के साथ साथ लीगल टेंडर है। आप गवर्नमेंट से या आरबीआई से इसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं, और आरबीआई आपको रीपे करेगा। ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ इसमें देखिए, बिजनेस रिफॉर्म, पीएम मेगा इंटीग्रल टेक्सटाइल रीजन अप्रूवल, मित्र पार्क बनाया गया है। मित्र पार्क किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल रीजन अप्रेजल के साथ रिलेटेड है। ये टेक्सटाइल से संबंधित है। 7 मित्र पार्क टू बी सेटअप विद वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, हब फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, बूस्ट एफडीआई और स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट। यानी एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल पार्क यानी मित्र पार्क 7 खोले जाएंगे, जिसमें खास बात क्या, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझ लो इसको और आसान भाषा में कि सारा सेटअप बना हुआ है, आपने प्लग लगाया और प्ले कीजिए, चीजें चलना शुरू हो गई। यानी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत प्लग एंड प्ले के कंडीशन में बातें होंगी। मतलब क्या है कि कुछ आपको लेके नहीं जाना है, आप एक काम शुरू कीजिए, वहां पे उस पार्क में सारी चीजें आपको फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाती है, जिससे इनोवेशन बढ़ेगा और देश के अंदर एफडीआई बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा चीज क्या है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, डीकार्बनाइजिंग इंडिया अचीविंग नेट जीरो विजन बाय, ठीक है, तो एम टू डेवलप बाय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी। और जो आउटले है 2 बिलियन यूएस डॉलर को लेकर करने के लिए है इन्वेस्टमेंट को, और 6 लाख जॉब इससे क्रिएशन होगा। यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है कि अब हम एक ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल वो थोड़ा कम हो सके, आसान हो सके। इंपोर्ट बिल हमारा आसान हो के, इसके लिहाज से ये काम किया जा रहा है। इंपोर्ट बिल आसान होने का मतलब क्या है, हम अभी बहुत अधिक, सबसे ज्यादा क्या है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिससे क्या है हमारे इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा पार्ट है।
अगर हम उसके लिए एक ऑप्शनल एनर्जी शुरू कर देंगे तो हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम हो जाएगी, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस लिहाज से गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसके काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए और हम क्या बात करने वाले हैं। फॉरेन ट्रेड को लेके बात हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बात हो सकती है। एक चीज और हमने जो देखा है वो ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें क्या कहा गया है कि सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स तय किए गए हैं। पीएम मित्र पार्क, जिसके बारे में भी मैंने क्या किया कि एडिशनल स्कीम एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम के तहत यहां पे जो भी एक्सपोर्ट किया जाएगा उसका लाभ ले सकते हैं। कहां से? पीएम मित्र पार्क के तहत। ये कहा गया किसमें? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात की। दूसरी बात क्या की? डेयरी सेक्टर के लिए exempted फॉर मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो डेयरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और तीसरी चीज क्या है? ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के रिड्यूस ऑब्लिगेशन फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्म इक्विपमेंट्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड फिल्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कुल मिला के इस फॉरेन पॉलिसी में कहा गया कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन क्या है, बहुत आसान करना है। और यही आप ध्यान रख लीजिएगा, एक पोर्टल है ई अमृत पोर्टल, ई अमृत, ई अमृत पोर्टल है। ई अमृत पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो यूके की सहायता से देश के नीति आयोग ने स्टैब्लिश किया है। एक ऐसा पोर्टल है कि जहां पे वन स्टॉप सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के आप एडॉप्शन के बारे में सोचना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे मिल जाएगी। इसको कहते हैं ई अमृत पोर्टल, जिसको डिजाइन किया है भारत के नीति आयोग ने। अगर आप ई व्हीकल्स खरीद रहे हो तो आपको कितनी सब्सिडी मिल जाएगी, उसमें आपको टोल पे कहाँ कहाँ क्या फ्री मिल सकता है, क्या क्या फायदे उससे हो सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे मिल सकता है, जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। चलिए हम और बात करते हैं आगे क्या कहा गया है। अब देखिए बजट में क्या कहा गया है। इस बार के बजट में 2023-24 में यूनियन बजट में क्या कहा गया है 2023। देखिए क्या है कि अभी क्या है, सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 आपने देखा होगा। अंतरिम बजट क्या होता है? जब सरकार जिस साल चुनाव में जा रही होती है उस साल पूरे एक साल का एनुअल बजट ना दे करके कुछ महीनों का जब बजट पेश करती है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। अभी जून में जब नया सरकार बन जाएगी, जब नई सरकार बन जाएगी तो फिर वो फुल फ्लेज्ड पूरे वर्ष का बजट पेश करेगी या जुलाई में पेश करेगी। नहीं तो अंतरिम बजट समझ पाए किसे कहते हैं? जब वर्ष के कुछ ही दिनों के लिए सरकार अपने बजट पेश करती है उसे अंतरिम बजट पेश करते हैं। और बजट के पहले देखिए आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे आता है। इस बार अभी नहीं आया है क्योंकि एक रिव्यू बस इकोनॉमी की आ गई है, क्योंकि ये अंतरिम बजट था इसलिए इसको लेकर के फुल फ्लेज बजट नहीं दिया गया है। तो इसलिए अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा बातें नहीं कही गई हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं 2023 के बजट को जो एनुअल बजट था। तो वार्षिक बजट और अंतरिम बजट में अंतर समझ में आया आपको? इंग्लिश में इंटरिम बजट भी इसे कहते हैं। जब गवर्नमेंट कुछ महीनों के लिए बजट पेश करती है तो उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो देखिए क्या है कि 2023 के बजट में क्या खास बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को लेकर के इंक्रीज्ड बाय 33% यानी 122 बिलियन डॉलर, 3 टाइम्स ऑफ आउटले मेड इन 2019। ठीक है, यानी 3.3% ऑफ जीडीपी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने बजट फॉलो किया होगा तो आपने वर्ड सुना होगा कैपेक्स। कैपेक्स का ही फुल फॉर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसे कहते हैं पूंजीगत खर्च। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कोई भी सरकार जब कुछ अपना इनकम करती है तो उस पैसे को सरकार खर्च भी करती है। सरकार के खर्च दो तरह के होते हैं।
एक होता है राजस्व खर्च जिसे इंग्लिश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं पूंजीगत खर्च, जिसके बारे में बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में बात की है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाया है, सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कारण क्या है उसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च ऐसे खर्च होते हैं, उसकी दो खासियत होती है। एक, टोटल रीपे ऑफ बोरोइंग, यानी सरकार की पूरी उधारी उतर जाती है। या दूसरा क्या होता है कि एसेट जनरेशन, यानी संपत्ति का निर्माण होता है। वो खर्च अच्छा खर्च माना जाता है जिससे नए एसेट्स क्रिएट्स हों। इसीलिए सरकार क्या कहती है कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक जब परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, नए बिजनेसेस लगेंगे, तो रोजगार बढ़ेगा, जिससे देश के अंदर जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के आधार पे चीजें पूरी होंगी। मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे आपको। इसी के साथ एक खर्च होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको समझ लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी खत्म नहीं होती, सरकार की कोई देयता समाप्त नहीं होती, और कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता, यानी सरकार की किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ उदाहरण हो सकते हैं आपके, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, सरकार ने कहीं ऋण ले रखा है, उसका सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या उससे उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्या उससे कोई एसेट क्रिएशन होगा? नहीं होगा। जैसे सरकार के द्वारा सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना, ग्रांट्स देना, ठीक है, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं, उसके पूंजीगत खर्च होते हैं। लेकिन सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण हो सकता है टोटल रीपे ऑफ बोरोइंग्स, कुल उधारी समाप्त करना। देखिए लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना इससे। फिर इन्वेस्टमेंट ऑन मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट पे, हाईवेज पे, इन सब चीजों पे खर्च करना, ये कहलाता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, पूंजीगत खर्च कहलाता है। तो आप खुद बताओ कि आप सरकार को क्या सलाह दोगे? सरकार को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए। और देखिए सरकार इस बात को समझ भी रही है, इसलिए सबसे अधिक इसको बढ़ाया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बंद नहीं कर सकते, जैसे सब्सिडी हुआ या फिर सैलरी पेंशन हुआ, इसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लेवल पे कुछ अगर एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, तो आप सलाह दे सकते हो सरकार को क्या, कि बंद ना करो, रैशनलाइज कर लो, जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं तक ये चीजें पहुंचाई जाए। ठीक है, तो इसको एक काम कर सकते हैं। दूसरी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर है इस बजट में। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ, क्या देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आ गई, $9 बिलियन फॉर द लास्ट फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। दूसरा काम क्या किया गया? टेक्नोलॉजी पे इस बजट में बोला गया 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एंटिटी डिजीलॉकर टू बी सेटअप। ये जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का है, तो भारत सरकार इस बात को लेकर सतर्क है और उस पर काम करना शुरू कर चुकी है। 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए गए हैं AI के लिए और डिजी लॉकर की सेटअप करने के लिए। ठीक है, टेलीकॉम के क्षेत्र में क्या है? 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर यूजिंग 5G सर्विसेज टू बी सेटअप। टेलीकॉम के लिए काम किया गया है। ग्रीन ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ 4.2 बिलियन डॉलर टुवर्ड्स द ट्रांजिशन अवेलेबिलिटी ऑफ गैप फंडिंग ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद 4G कैपेबिलिटीज। और रेलवेज को लेके क्या कहा गया है? एक कैपिटल आउटले ऑफ $29 billion has been provided, highest ever outlay to 9 times of outlet mean by। कुल मिलाकर रेलवे के क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया गया है और रेलवे को लेकर के ये सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप RVNL की बात को, IRFCs की बात कर लो, यही कारण है कि इन कंपनियों के शेयर्स बहुत तेजी से भाग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, खासकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में।
बहुत सी ट्रेनें लाई जा रही हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है वंदे भारत ट्रेन। चलिए और क्या बात कहा गया इसमें देखिए, ये एमएसएमई के लिए बात किया गया है। Startups, MSMEs, eligibility criteria for enlightenment of startups, big tax benefits extended to 1 year, carry forward for setup of laws extended to 7 years, ठीक है। Angel tax provisions extended to foreign investors, agriculture accelerated fund to be set up for encouraging agri startups, revamped MSME credit guarantee scheme with an infusion of $1.1 billion enhanced MSME credit availability। 3-4 चीजें इसमें हैं जो मैं समझाना चाहता हूं। एक तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एंजल टैक्स प्रोविजन एक्सटेंडेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या होता है एंजल टैक्स? एंजल टैक्स समझना पड़ेगा हमें। एंजल टैक्स एक टैक्स होता है। कैसा टैक्स होता है? एक कोई स्टार्टअप करने वाला बंदा है, उसे कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सामान्य भाषा में कहूं तो। एक बिजनेसमैन इस नए स्टार्टअप्स को जब देखता है, उसको अपनी कुछ पैसे हेल्प के रूप में देता है, ठीक है, हेल्प के रूप में देता है। तो जब ये हेल्प के रूप में देता है तो ये भी कुछ चाहेगा इससे, तो इससे कहता है भैया ऐसा है तुम हमें अपने शेयर्स दे दो, ठीक है। तो बात देखिए, 2-3 बातें हैं। अगर ये स्टार्टअप शुरू करने वाला एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी स्टार्टअप्स में अपना निवेश लगाता है, उसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और जब ये इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, इसके बदले में उच्च दाम पे, हाई शेयर्स पे, हाई रेट्स पे अपने शेयर्स ये कंपनी इसको देती है। तो इन शेयर्स के बेचने के बाद से जो प्रॉफिट होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि भैया तुम्हें अपने शेयर बेच के इनकम मिला हुआ है, इसलिए हमें तुमको इस इनकम पे टैक्स देना होगा, और ये टैक्स तुम्हें क्या कहलाएगा? एंजल टैक्स कहलाएगा। मैं मान लीजिए स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, मिस्टर सिंघानिया आए और उन्होंने कहा मेरे इतने पैसे हैं, ले जाओ अपनी कंपनी के इतने शेयर्स मुझे दे दो। तो मैंने शेयर्स को बहुत ऊंचे दाम पे बेच दिया, उनको अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन इससे क्या होता है कि सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को देख रहा होता है और कहता है भैया ऐसा है कि आपको इससे लाभ हुआ है, आप हमें अपना ऑडिट करवाओ और उससे जो बनता है वो टैक्स हमें दो। वो क्या कहलाएगा? एंजल टैक्स कहलाएगा। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि गलत तरीके से फंडिंग ना हो सके किसी स्टार्टअप्स को। हमें उसका अंदाजा जरूर होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया है। तो कह रहा है कि एंजल टैक्स प्रोविजन एक्सटेंडेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एंजल टैक्स का पोजीशन क्या हो गया है? आगे हो गया है, ताकि हम अपने देश में जो भी पैसा आ रहा है उसको जस्टिफाई कर पाए। मुझे लगता है एंजल टैक्स आप समझ रहे होंगे। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड क्या है? गवर्नमेंट ने एक 100 करोड़ का फंड तय किया इस बार के बजट में और कहा है कि जो स्टार्टअप्स है ना, ये स्टार्टअप्स केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना आए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आए, नए आइडियाज आए। नए आइडियाज के साथ अगर कोई एग्रीकल्चर के लेवल पे स्टार्टअप करता है, उसको हम इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे। और वो पैसा किस फंड से आएगा? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड से आएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड की बात कहां की गई है? 2023 में की गई है। इस फंड के साथ क्या सेटअप किया गया है? एग्रो स्टार्टअप्स को कैपिटल की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या गया? रीवैम्प्ड एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, ताकि एमएसएमई की क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ सके। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको इजीली क्रेडिट देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे रिवैम्प्ड किया गया। रिवैम्प्ड करने का मतलब क्या होता है? समझिए इस चीज को लेकर के कि जो पहले नियम बने थे
कि किसी एमएसएमई को उधार किन किन शर्तों पे दिया जाएगा, उसे बड़ा रिलैक्स किया गया। क्यों रिलैक्स किया गया? क्योंकि इन एमएसएमईज को आसानी से ऋण मिल सके, आसानी से लोन मिल सके। अब सोचिए, छोटे छोटे उद्यम अगर आसानी से लोन पा जाएंगे तो उसे निवेश करेंगे, क्योंकि कोई भी उद्योगपति लोन लेके बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी नहीं मनाता है, वो निवेश करता है। और जब निवेश करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश के अंदर रोजगार सृजित होंगे, लोगों को काम मिलेगा। इसलिए एमएसएमई को एक और सेक्टर में लेके आते हैं। आपने सुना होगा पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी। आरबीआई बैंकों से कहती है कि समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें और की तुलना में ज्यादा लोन की जरूरत होती है, मदद उनकी की जानी होती है, इसलिए इन्हें आप पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखो। यानी अपने उधार का, जो भी आप उधार दे रहे हो, 40% आप इन्हें पहले दोगे। ठीक है, तो इसी पीएसएल में एमएसएमई को शामिल किया गया कि ताकि आसानी से बैंक से छोटे उद्यमों को लोन मिल सके और वो निवेश कर सके, जिससे देश के अंदर रोजगार बढ़ सके। तो ये चीजें इससे रिलेटेड है, रिवैम्पिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया? इन्फ्यूजन किया गया है $1.1 बिलियन का। ठीक है, और क्या बात की गई है? कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्पशन दिया गया है, छूट दिया गया। किसके इंपोर्ट में? कैपिटल गुड्स के, लियोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में क्या किया गया है? काम छोड़ दिया गया है। और छोटी छोटी चीजें बात की गई है कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ किचन चिमनीज के लिए काम किया गया है, यानी बैटरीज पे खूब काम किया गया, तो इनके इंपोर्ट पर क्या किया गया है? छूट दिया गया है। ये बातें कहेगी इस चीज को लेकर के। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड क्या कह रहा है इस बार के बजट में, ये थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है इंडियंस अर्निंग ओवर $12,200 पर ईयर। ठीक है, इन 7 years, यानी इस तरीके से क्वाड्रुपल, मतलब ये बढ़ा है इन चीजों को लेकर के। यानी फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडियंस की अर्निंग जो है ना, बहुत बड़े मात्रा में बढ़ी है। फिर क्या बढ़े हैं? कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स इंक्रीज 33% विद इन 7 years। 7 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी है। ये दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस बढ़ा है, उद्यम लगे हैं, उद्योग बढ़े हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स को हिंदी में निगम कर कहते हैं, और निगम कर वह कर होता है जो किसी कंपनी को अपने एनुअल प्रॉफिट पे देना होता है। पर्सनल टैक्स पेयर भी 57% इंक्रीज हुए हैं विद इन लास्ट 7 years में, यानी फाइनेंशियल ईयर 14-15 से लेकर के 2022 तक। ये आंकड़ा आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है? अब लोग आईटीआर भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स दे रहे हैं, और जिसके आधार पे पर्सनल टैक्सेस को क्या है? इंक्रीज कर रहे हैं। इसी के साथ कह रहा है बजट में क्या गया है? कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय 66% विद इन 7 years। तो कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा है, और पर्सनल टैक्स का भी कलेक्शन क्या है? 160% बढ़ा है। यानी लोग अब टैक्स दे रहे हैं, आईटीआर भर रहे हैं। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फुलफिल कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है। ठीक है, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बात हुई है। बहुत सारी चीजें बात की गई, हाईवेज को, पोर्ट्स को लेके। ठीक है, एविएशन को लेके क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे काम करना है, ये चीजें हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डिस्कशन है इसमें। ठीक है, और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसमें, और बड़े लेवल पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे यूनिकॉर्न्स या स्टार्टअप्स इकोसिस्टम कैसा है, और बहुत और फूड सिक्योरिटी को लेके क्या कहा गया, पीडीएस की क्या कंडीशन हुई है। इन सब चीजों को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊंगा। तब तक बने रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।